जय हिंद दोस्तों, पीसीएस स्ट्रेटजी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग अपना आगे का चैप्टर देखते हैं। देखिए, लूसेंट पढ़ते टाइम में गलती यही होती है कि आप लोग इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं पढ़ते ना। यानी कि क्वेश्चन भी बनाइए और देखिए कि कैसे इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। और सटीक क्वेश्चन सटीक होने चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है, तो जातक में जो है पूर्व बुद्ध के किस जन्म की कहानी वर्णित है, ठीक है ना। या फिर जातक में बुद्ध के किस चीज का वर्णन है, तो आपने याद कर लिया पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। तो फिर ये कोई मतलब नहीं रह जाएगा इस तरह के प्रश्न को याद करने का, ठीक है? कोई मतलब नहीं रह जाएगा क्योंकि इस तरह से प्रश्न नहीं पूछता है। आप ये देखिए कि कहाँ पे कंफ्यूज करेगा, कहाँ पे कंफ्यूज करेगा। तो अब जैसे जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है, तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस पुस्तक में वर्णित है? ठीक, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी निम्न में से किस में वर्णित है? तो पता चलेगा, कथा वस्तु दे देगा, जातक दे देगा, ठीक ना। अन्य पता चलेगा कुछ पुस्तकें जो है वो कल्पसूत्र दे देगा। तो किसमें वर्णित है, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कल्पसूत्र है, जातक है, कथा वस्तु है, क्या है, ठीक ना। अब ये पूर्व जन्म की कहानी है कि पिछले जन्म की कहानी है कि अगले जन्म की कहानी, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक ना। तो जो प्रश्न भी होना चाहिए वो भी सटीक होना चाहिए। आपका देखने का नजरिया जो है वो क्या होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, ठीक ना। तो आइए देखते हैं हम लोग अपने आगे के चैप्टर को। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। तो यहां से प्रश्न कैसे बनेगा मैंने आपको बता दिया। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु पाली भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में है? पाली भाषा में। तो कथा वस्तु जो है वो किस धर्म का है, किस धर्म से संबंधित है? वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, हीनयान शाखा से संबंधित है उसकी। और इसकी भाषा क्या है? पाली की भाषा क्या है? पाली, ठीक ना। इसमें क्या है? महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है, यानी अनेक कथाओं के साथ जो है उनके जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, ठीक ना। किसमें? कथा वस्तु में। इसमें कथा वस्तु में, ठीक ना। इसकी रचना स्थाविर मोगली पुत्र तिस्य ने लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। तो अब यहाँ पे क्या कर सकता है? इसकी रचना मोगली पुत्र तिस्य ने लगभग तीसरी शताब्दी में किया था। ऐसे लेके ईसा पूर्व को जो है हटा दे तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये याद रखना है कि तीसरी सदी ईसा पूर्व, ठीक ना, मोगली पुत्र तिस्य ने किया था। और कब किया था? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। आगम क्या है? आगम, ये आगम क्या है? जैन साहित्य। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, ये जैन साहित्य है, ठीक ना। नेक्स्ट, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है? कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। और कल्प सूत्र की जगह जो है वो दे दे जातक। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जातक से ज्ञात होता है, तो विकल्प आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो किससे ज्ञात होता है? कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। और कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे? कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे? तो भद्रबाहु थे। कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। ठीक, इसमें तीर्थंकर जो थे उनके जीवन चरित्र का, उनके यानी जीवन का उसमें क्या है? वर्णन है। विशेषकर किसका? सबसे ज्यादा किसका वर्णन है? पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी का। किसका वर्णन है सबसे ज्यादा? पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी का। पर्युपण पर्व के दौरान जैन साधु साध्वी इसका पाठ और व्याख्या किया करते थे। कौन सा पर्व है ये? पर्युपण, पर्युपण पर्व है। तो ऐसे ही पूछ सकता है
पर्व किस धर्म के द्वारा मनाया जाता, किस धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता था? जैन धर्म के, ठीक ना। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों का तथा अन्य समकालिक यानी जो उनकी कॉन्टेम्परेरी यानी उनके साथ साथ जो लोग जिनों का समयकाल चला था उनके संबंधों का क्या है? वर्णन है इसमें। तो यहाँ पे क्या कर सकता है? जातक की जगह क्या कर सकता है? भगवती सूत्र, और भगवती सूत्र के जगह जातक करके भी तो विकल्प बनाया जा सकता है, ठीक ना। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए, अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे तो ही आप लूसेंट का लाभ उठा पाएंगे। और लूसेंट किताब जो है आपके लिए बहुत क्या हो जाएगी? रचनात्मक किताब हो जाएगी। किस तरह की किताब आपके लिए हो जाएगी? बड़ी ही रचनात्मक किताब आपके लिए हो जाएगी। और ऐसे बस लाइन बाय लाइन ऐसे बस रीड करते चले जाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर लूसेंट याद नहीं होगा, ठीक ना। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में की गई थी। जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी? प्राकृत भाषा में की गई थी, ठीक ना। ईसा के छठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इसमें अंतिम रूप से संकलित किया गया। अब देखिए, जैन ग्रंथ की भाषा क्या थी? प्राकृत। कब किया गया? छठी सदी में। छठी सदी में, लेकिन ऊपर जो था वो तीसरी सदी ईसा पूर्व है, ठीक ना। ये छठी सदी है। छठी सदी में कहां पर किया गया था? गुजरात के वल्लभी में। गुजरात के वल्लभी में इसे अंतिम रूप दिया गया था, ठीक ना। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के, अब अर्थशास्त्र की बात हो रही है यहाँ पे। अर्थशास्त्र की अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। कौन है? चाणक्य हैं। और चाणक्य को ही कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। अभी मैं क्या करूंगा, जब ये एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी, एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी तो मैं इस पे आप लोगों को एमसीक्यू दूंगा, ठीक ना। इस पे आप लोगों को क्या मिलेगा? एमसीक्यू मिलेगा। उस एमसीक्यू को आप लोग जब एक बार पढ़ने के बाद, अभी एक बार आप लोग पढ़ रहे हैं, खुद से भी एक बार पढ़िए, फिर जब मैं एमसीक्यू दूंगा उस समय एक बार मेरी वीडियोस को देखिएगा और एमसीक्यू को एज ए टेस्ट आप सॉल्व कीजिएगा और लूसेंट का काम फिर हो जाएगा, ठीक ना। फिर आपको लूसेंट पढ़ने की तो जरूरत पड़ेगी, भूलती हैं चीजें, बट एज ए रिवीजन, मतलब आप 2 से 3 दिन में पूरा हिस्ट्री का रिवीजन कह रहा हूँ, पूरे लूसेंट का रिवीजन आप कर जाएंगे 2 से 3 दिन में। हिस्ट्री का तो 5-6 घंटे में आप पढ़ जाएंगे हिस्ट्री, ठीक ना, एक बार कायदे से अगर आपने ऐसे पढ़ लिया तो जो अर्थशास्त्र है वो पीसीएस में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि अर्थशास्त्र जो है वो कितने अधिकरणों में विभाजित है, कितने अधिकरण और कितने प्रकरणों में विभाजित है। तो 15 अधिकरणों में और 180 प्रकरणों में विभाजित है। यह एक विधि ग्रंथ है जिसमें क्या दिए हुए हैं? नियम दिए हुए हैं, ठीक ना। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। किस काल की जानकारी प्राप्त होती है? मौर्य काल की जानकारी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में रहे थे तो किसका देंगे? और इसका जो है अनुवाद किसने किया है? श्याम शास्त्री ने। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जिन्होंने किया था उनका नाम क्या था? कल्हण। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसके द्वारा रचित है? किसने इसकी रचना की है? कल्हण ने। कल्हड़ ने इसकी रचना की है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंग कहा जाता है, ठीक ना। 8 सर्ग हैं, 8 चैप्टर हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? तरंग बोला जाता है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। कहाँ की? कश्मीर के शासकों का। कहाँ से? प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के जो भी राजा थे, उनका जो भी शासक थे कश्मीर के, मात्र कश्मीर के, उनका वर्णन है किसमें? राजतरंगिणी में। और राजतरंगिणी को किसने लिखा है? कल्हड़ ने लिखा, ठीक।
एक चीज बताओ, मेरे पास विकल्प था कि मैं इस किताब को पढ़ करके अपना एक नोट्स बना करके और फिर मैं उससे आप लोगों को पढ़ा देता, लेकिन मुझे वो तरीका इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि अगर मैं मेहनत करता तो मैं नोट्स को बेचता जरूर, मैं नोट्स को बेचता, ठीक ना। कि अब हमारे नोट्स, हाथों के लिखे हुए नोट्स आप जो है 500 में ले लें, 1000 रुपये में ले लें, तो मुझे वो, क्योंकि मुझे स्टूडेंट के फेवर में कुछ करना था तो मैंने नोट्स बनाना उचित नहीं समझा। और दूसरी चीज़ कि अगर नोट्स आप लोगों को नहीं देता तो फिर आपके पास नोट्स नहीं होता तो आप रिवीजन कैसे करते। मैं पता चले कहीं कुछ पढ़ा रहा हूँ, आपके बुक में कहीं कुछ और दिया हुआ है, तो आप मिलाने में ही परेशान हैं। तो एटलीस्ट मेरे पास विकल्प ये मिला मुझे कि अगर मैं बुक से आप लोगों को पढ़ाऊँगा तो क्या होगा, आप लोगों को ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास रिवीजन करने के लिए मटेरियल है। तो ना मेरे पास बेचने के लिए कुछ रहेगा, ना आपके पास खरीदने के लिए कुछ, ठीक। आप सस्ते में बिना पैसे के पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा या फतेहनामा में लिखा हुआ है और मूल रूप से किस भाषा में है, वो अरबी भाषा में है। सारे फैक्ट्स को ध्यान रखना है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत, चचनामा क्या है, अरबी जो लोग थे उनके सिंध, उन्होंने सिंध पर किस प्रकार से विजय किया, इसका इतिहास किसमें लिखा हुआ है, चचनामा में। और चचनामा को ही फतेहनामा भी कहा जाता है, या फिर फतेहनामा पहले लिखा बोला गया, बाद में उसको चचनामा बोल दिया गया। और किस भाषा में लिखा गया, अरब के लोगों की कहानी है तो अरबी भाषा में लिखी गई, ठीक ना। जिसका बाद में फारसी अनुवाद, फारसी भाषा में अनुवाद किया 1226 में नसीरुद्दीन कुबाचा ने। किसने किया था, नसीरुद्दीन कुबाचा ने। जो लोग टीसीएस के लिए देख रहे होंगे वो इसको खूब कायदे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि आजकल पुस्तकें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि 2025 में उसने पुस्तकें पूछी नहीं, लेकिन 22, 23, 24 में लगातार पुस्तकें पूछी हुई उसने, और हो सकता है कि 26 में पूछ दे। जैसे ऐसे दे देगा कि चचनामा, ये प्रश्न कहीं का तो पूछा हुआ है, तो सेम कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे, इसलिए इसको भी ध्यान रखेंगे। ऐसा देगा, चचनामा के अनुवादक का नाम क्या है, चचनामा के अनुवादक का नाम क्या है, तो नसीरुद्दीन कुबाचा, सॉरी माफ कीजिएगा, नसीरुद्दीन कुबाचा के शासनकाल में अबू अली बिन अबू बकर कुफी ने किया था, इनके काल में हुआ था, माफ कीजिएगा, ठीक ना। फतेहनामा का जो अनुवाद है, अगर आपसे शासक का नाम पूछे तो नसीरुद्दीन कुबाचा, नसीरुद्दीन कुबाचा के शासनकाल में होता। दोनों को पूछ रहा है, शासनकाल किसका था और किसने किया था, दोनों को, ठीक ना। नसीरुद्दीन कुबाचा के शासनकाल में अबू बकर कुफी ने, अली बिन अबू बकर कुफी ने किया था, ठीक ना। इसके बाद चचनामा का जो अंग्रेजी और सिंधी में अनुवाद किया वो किसने किया, वो किसने किया, मिर्जा कालिच बेग, मिर्जा कालिच बेग। तो दोनों लोगों ने अनुवाद किया। फारसी अनुवाद किसने किया, फारसी अनुवाद किसने किया, तो अली वकर कुफी ने किया, और अंग्रेजी और सिंधी अनुवाद मिर्जा कालिच बेग ने 1900 में किया था, ठीक ना। तो एक 1226 में हुआ, दूसरा 1900 में, कई सौ साल बाद आकर के। अष्टध्यायी किसने लिखी है, अष्टध्यायी किसने लिखी है, पाणिनि ने, पाणिनि ने लिखी है, ठीक है ना। ये क्या है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक। अष्टध्यायी क्या है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, ठीक ना। इसकी लेखक कौन है, बता दिया मैंने, पाणिनि। इसमें दिया क्या है, किस काल का इतिहास दिया है, तो इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है यहाँ से, ठीक ना। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। तो लिपि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पर हुआ था, ऐसे दे देगा आपको, ऋग्वेद, ठीक ना, कल्पसूत्र, अष्टाध्यायी, ठीक ना, गर्गी संहिता, ऐसे कुछ करके दे देगा आपको 4, और फिर आपको उसमें लगाना होगा मार्क किस पे, अष्टाध्यायी पे। तो लिपि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर हुआ था, अष्टाध्यायी नामक पुस्तक में हुआ था, ठीक। कमेंट करके बताइए अष्टाध्यायी किसने लिखी थी, बताइए।
पर ये भी मैंने बताया आपको, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने। किसने लिखी थी? पाणिनि ने। कात्यायन की गर्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो जो गर्गी संहिता है वो क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। ज्योतिष ग्रंथ है, किसने लिखी थी? कात्यायन ने लिखी थी। और इसमें किसका किस किस देश के आक्रमण मतलब कहाँ के आक्रमण के बारे में उल्लेख है? यवन आक्रमण। यवन आक्रमण ऐसे लिख दे कि इसमें सिंध आक्रमण, अरबी आक्रमणकारी, या कुछ और लिख दे यहाँ पे तो गलत करा सकता है ऐसे करके, ठीक ना। जैसे इसको रीजनिंग की तरह जितना पढ़ेंगे ना, जीएस को मैथमेटिक्स की तरह जितना पढ़ेंगे उतना क्या होगा, ये लाभदायक होगा। ठीक, मैं भी जब शुरू में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो लूसेंट पढ़ता था, तो मुझे याद ही नहीं होती थी। बहुत सारे बच्चों को नहीं याद होती है। वो टीचर्स बोलते थे कि इसको याद मत करिए, देखिए, सिर्फ देखिए, और देखने से भी नहीं याद, बार बार देखता था फिर भी मैं भूल जाता था। तो फिर मैंने क्या किया, इस तरह से पढ़ना शुरू किया, तो थोड़ा रीजनिंग मैथ टाइप थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर बना के इधर उधर से जोड़ घटा करके तो चीज़ें मैं पाया कि अब मुझे आसानी से चीज़ें याद हो रही हैं। ठीक, और शायद आप लोग भी फील कर रहे होंगे। ठीक, और दूसरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग इसको देख रहे हैं, कि कंपटीशन किसी चीज़ को छुपा करके नहीं जीता जा सकता है। और मेरे भी मोटिवेशन, जैसे आप लोग का मोटिवेशन है एग्ज़ाम, तो मेरा मोटिवेशन है स्टूडेंट्स। अगर व्यूज़ नहीं जाएंगे तो मैं सीरीज़ बंद कर दूंगा। तो व्यूज़ के लिए आप इतना कर सकते हैं कि अगर मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ लूसेंट को, तो आप अपना 10 सेकंड का समय निकाल करके इसको अपने किसी ऐसे दोस्त को शेयर कर दें जिसको फ़ायदा हो, जो रोज़ देखे। ठीक, वो भी रोज़ देखे, अपने किसी रिलेटिव, अपने किसी दोस्त। और लोग ऐसा करते नहीं, आप नहीं शेयर करेंगे, व्यूज़ कम जाएंगे, मैं बंद कर दूंगा सीरीज, तो आपको भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक, मुझे पर वीडियोस पे सब्सक्राइबर दिखते हैं, और मैं सीधी सी भाई बात है कि मैं आपसे गुरु दक्षिणे में, मैं आपसे पैसे वैसे तो कुछ मांग नहीं रहा हूँ। मैं कह सकता था इस वीडियो को प्राइवेट करके कि 2-4 वीडियो बना करके कि अब बाकी के क्लासेस जिसको देखने हैं वो पेड कर, वो पैसा दे। ठीक, फिर आप 200-400 रुपये या 2-4 हज़ार रुपये लेके मैं आपको पढ़ाना शुरू करता, लेकिन फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो एटलीस्ट आप इतना कीजिए। ठीक है, क्योंकि भाई मेरे लिए भी मोटिवेशन, आप 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग देखेंगे तो मैं थोड़ी ना बनाऊंगा। ठीक, नेक्स्ट है, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। किसके पुरोहित थे? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। किसके इतिहास का पता चलता है? शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक ना। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। अब यूनान और रोम से आने वाले लेखक सबसे पहले, और इसमें क्रम पूछता है। क्या पूछता है? क्रम पूछता है। मैं एग्जाम का पैटर्न बताता जा रहा हूँ कि सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। ठीक, और दूसरा क्या पूछता है? ये कहाँ से आए थे और किसके दरबार में आए। कहाँ से आए थे और किसके दरबार में आए। कब, कहाँ से आए, किसके दरबार। जैसे टेसियस ईरान से। कहाँ से आया? ईरान से आया। ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण क्या है? आश्चर्यजनक कहानियों से भरा हुआ है। हेरोडोटस, इतिहास का पिता किसे कहा जाता था? हेरोडोटस को। ये कम से कम 50 बार को एग्जाम में पूछ चुका है। इसने अपनी पुस्तिका हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध में वर्णन किया। इसने किसके संबंध में? भारत और ईरान के संबंध में इसने वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले कौन कौन से यात्री थे? निर्याकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। ये 3 यात्री किसके साथ आए थे? सिकंदर के साथ। पीसीएस 2021 या 2022 में ये पूछा हुआ है। ठीक, फिर मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? सेल्यूकस निकेटर के। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक जो इंडिका है, ये पीसीएस में कम से कम 10 बार तो पूछा ही होगा। ठीक ना। इसमें मौर्य युगीन समाज की इसने जो है, अब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आएगा तो मौर्य युग का ही करेगा। ठीक है, तो किसका था राजदूत? ये सेल्यूकस निकेटर का था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका नामक इसने पुस्तक लिखी थी। ठीक ना।
डायमेकस, डायमेकस जो सीरिया का राजा था, अंतियोकस इसका राजदूत था, यानी कि सीरिया से आया था। ये कहाँ से आया था? सीरिया से आया था। और किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में आया था। तो किसका करेगा, ठीक ना, किसका करेगा? वो आप लोग भी मीम देखे होंगे कि, है ना, अगर यहाँ पे वो मीम फिट किया जाए कि जो यात्री बिंबिसार के दरबार में आया था वो किसका वर्णन किया था जी, ठीक ना, जो यात्री बिंबिसार के दरबार में आया था वो किसका वर्णन किया था जी, है ना। 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है? तो 10 रुपए वाला बिस्कुट 10 का है। तो जब डायमेकस के समय में आया था तो डायमस मौर्य शासक था, तो किसका वर्णन करेगा जी, किसका करेगा? मौर्य युग का। डायोनीसियस, डायोनीसियस मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। कहाँ का था राजदूत? मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। इसने बस यही है इसके बारे में दो जानकारी है। टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, मिस्र से आया था और अशोक के राज दरबार में आया था। नेक्स्ट है टॉलमी। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? टॉलमी ने लिखी थी। और नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी थी? प्लिनी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? प्लिनी ने लिखी थी। और उसके बाद लास्ट है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। यह करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। तो पूछ ले कि किस पुस्तक में बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी है? तो नेचुरल हिस्ट्री, भारत का भूगोल, या फिर जो है इंडिका, या फिर पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। तो मार्क करेंगे पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।